हेलो दोस्तों, DU MSc एंट्रेंस मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उस पार्ट 1 को आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग सीक्वेंसेस के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वन वेरिएबल के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए थे, तो उनके बारे में भी अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो के जो अपडेट्स हैं आप तक पहुंचते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और इस लड्डू को अकेले अकेले नहीं खाना है, ठीक है ना, ये अकेले अकेले ही स्वाद ले लिया, तो इस लड्डू को अपने दोस्तों को भी चखाएं। ठीक, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके। तो चलिए अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लेट जी ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन है, लिमिट है एक्स स्क्वायर से लेकर 4x² कॉस अंडर रूट टी डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। इफ जी डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ जी देन जी डैश एट पाई अपॉन 2 जी डैश एट पाई अपॉन 2, मतलब सब में जी डैश की वैल्यू किस पे, पाई अपॉन 2 पे पूछ रहा है। तो अपन को पता है कि अगर इंटीग्रेशन दिया है और लिमिट्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स हैं, तो अपन क्या लगाते हैं, लेबनिज रूल लगाते हैं। अब लेबनिज रूल देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन जो भी है ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का। ठीक, तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स से दिखा दिया। यू और वी जो दोनों लिमिट होंगी ना, अपर और लोअर फंक्शन ऑफ एक्स होंगी, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, यहाँ पर बाहर वाली तरफ उसके फंक्शन होने चाहिए ये। ठीक है, ठीक है, u से लेकर v एफ ऑफ टी डी टी। तो आप जब भी डेरिवेटिव करोगे ना, तो देखना ये फंक्शन का एक्स का है, तो इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। अगर यहाँ पे t दिया होता या चलो y भी दिया होता तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y करते हैं ना, तो ये चीज याद रखने वाली है। अब आते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, तो जब भी डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन और फिर उस अपर लिमिट को फंक्शन की में रख देंगे माइनस। ठीक है, और फिर वही की लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और उस लोअर लिमिट को फंक्शन में रख देंगे। अब फंक्शन अपन को ये दिया है एक्स स्क्वायर 4x² कॉस अंडर रूट टी डी टी। ठीक है, अब जी डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका डिफरेंशिएशन अपर लिमिट का, तो वो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 4x और इसी लिमिट को मैंने इसमें रख दिया कॉस अंडर रूट 4x² माइनस, अब माइनस का साइन लगाने के बाद लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कॉस और इस लोअर लिमिट को इसमें रख दिया, तो क्या आ गया, अंडर रूट x² हो गया। अच्छा ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, तो 8x लिख दिया कॉस। ठीक है, अभी ये ना मॉड्यूलस में है वो मैं बताऊंगा, अभी आगे समझ लो। कॉस मॉड्यूलस 2x माइनस, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 2x और कॉस मॉड्यूलस x। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर x स्क्वायर का टर्म है और अंडर रूट दिया हुआ है तो मॉड्यूलस x ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं भी बताऊंगा कि अगर इसको नहीं करते ना तो किस केस में ना ये क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, पहले अपन आगे देख लेते हैं। जी डैश एक्स बराबर ये लिख दिया अपन ने 8x। अब देखना कॉस के अंदर आप कुछ भी लगा लो, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, तो वो क्या जाता है, कॉस थीटा ही रह जाता है, पॉजिटिव कर देता अंदर। अब मॉड्यूलस में तो क्या है, पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो उसको सीधे अपने क्या लिख दिया, cos 2x लिख दिया माइनस 2x और cos x मॉड्यूलस को हटा के सीधे x लिख दिया, तो कोई मीनिंग रहेगा ही नहीं उसका मॉड्यूलस लगाने का। ठीक है, पाई अपॉन 2 पे पूछ रहा है तो पाई अपॉन 2 को पुट कर देंगे इसमें, 8 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 इंटू पाई अपॉन 2 माइनस 2 इंटू पाई अपॉन 2 कॉस पाई अपॉन 2 हो गया। अच्छा ये तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बन गया, कॉस पाई, और इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4, तो 4 पाई कॉस पाई माइनस पाई। ठीक है, इससे 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो पाई आ गया कॉस पाई अपॉन 2। अब अपन को पता है कि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 रख देंगे। कॉस पाई अपॉन 2 पे क्या हो जाता है वैल्यू 0, तो ये 0, तो ये खत्म हो गया, बिल्कुल कोई मीनिंग नहीं है इसका। तो जी डैश एट पाई अपॉन 2 क्या आ गया, -4 पाई। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, जी डैश एट पाई अपॉन 2 क्या आ गया, -4 पाई। अच्छा इस क्वेश्चन से सीखने वाली बात क्या है, वो यही है कि जब भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर दिया हो तो उसको मॉड्यूलस एक्स खोलना। रीजन देता हूं मैं कि क्वेश्चन गलत हो जाता अगर नहीं करते। सपोज मान लो यहाँ पे अगर साइन का फंक्शन दिया होगा, ठीक, साइन का फंक्शन दिया होता और तुमसे पूछता जी डैश निकालो एट माइनस पाई अपॉन 2, तब गड़बड़ हो जाती ना। कि अब आप क्या कर देते कि मॉड्यूलस नहीं लगाते, इधर जैसे साइन एक्स कर देते, तो साइन माइनस पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। साइन माइनस पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, अगर उसी चीज को मॉड्यूलस से सॉल्व करते तो साइन
मॉड्यूलस माइनस पाई अपॉन 2 लिखते, और मॉड्यूलस माइनस पाई अपॉन 2 क्या हो जाता, पाई अपॉन 2। तो फिर सॉल्व काय के लिए करते, साइन पाई अपॉन 2, और साइन पाई अपॉन 2 क्या है 1, उसमें क्या ले रहे थे बिना मॉड्यूलस के, -1। तो आंसर में अंतर आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, सिली मिस्टेक्स हैं जो हमारे आंसर को गलत कर सकती हैं। तो ये याद रखना, जब भी x स्क्वायर के ऊपर रूट लगा है तो उसके बाहर मॉड्यूलस लगाएं। अगला क्वेश्चन अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के ऊपर है। वैसे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स जो होते हैं अपन वेक्टर में पढ़ते हैं, लेकिन इंटीग्रल वेक्टर आता तो है नहीं है, तो इसको अपन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को रियल में ही डाला है ना। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर डिफाइंड ऑन आर की पावर 3 अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व एक्स बराबर टी, वाई बराबर टी स्क्वायर, जेड बराबर टी क्यूब एट द पॉइंट 1 1 1। अच्छा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपन को निकालना होता था तो अपन कैसे बोलते थे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ अलोंग वेक्टर यू इज, है ना। तो अपन क्या कर देते थे, उस वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में निकालना है उस यूनिट वेक्टर ले लेते थे ना के पे, और ग्रेडियंट निकाल देते थे फंक्शन का, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन भाई इसमें सवाल ये उठता है कि मतलब यूनिट वेक्टर लिया क्या जाए। अब ये बोला ना अलोंग, मतलब डायरेक्शन तो समझ में आ गया कि डायरेक्शन वेक्टर अपन को इस लाइन से प्राप्त होगा, टेंजेंट टू द कर्व एक्स बराबर टी, वाई बराबर टी स्क्वायर, जेड बराबर टी क्यूब। अब ये दिया पैरामीटर के फॉर्म में, तो यहाँ तो तुम्हें अगर पता होता तो कर्व से डायरेक्ट निकाल लोगे, टेंजेंट है ना, यहाँ तो उसका कर्व समझ में आया। जिनको नहीं पता है उसमें कैसे करेंगे देखना, अगर इन डायरेक्शन में निकालना है तो पोजीशन वेक्टर निकालोगे, पोजीशन वेक्टर पता पड़ गया तो टेंजेंट लाइन के डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर का टेंजेंट वेक्टर निकाल लो, मतलब पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो टी के टर्म्स में आएगा। ये भी अपन सोल्व करेंगे, अपन को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हैगा एफ हैगा। अब अपन को किसके अलोंग निकालना है, अलोंग द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एक्स बराबर टी, वाई बराबर टी स्क्वायर, जेड बराबर टी। तो ये देखना, ये अगर कर्व है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर, ऐसे ही तो लिखते हैं एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो। अब एक्स का कंपोनेंट क्या है, टी हो गया, वाई का क्या है, टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है, और जेड बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या, ये हो जाएगा ना, तो ऐसे अपना वेक्टर बन जाएगा, इनको रिप्लेस करके बन जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा, वेक्टर आर बराबर टी आई के प्लस टी स्क्वायर जे के प्लस टी क्यूब के कैप, ये बन जाएगा। अब अपन को किस में बोल रहा है, इस कर्व के टेंजेंट लाइन के अक्रॉस बोल रहा है ना, तो अपन को क्या चाहिए होगा, टेंजेंट लाइन दिया है तो उसके डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा, टेंजेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट वेक्टर। हो गया काम, बस डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dz अपॉन dt, वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर टू द टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यहां से dx अपॉन dt तो आ गया 1, dy अपॉन dt करोगे तो 2t आ जाएगा, और dz अपॉन dt करोगे तो क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है। तो उससे जो अपना ये वेक्टर आएगा ये आ गया i, ये आ गया, ठीक है, i कैप 2t j कैप प्लस 3t स्क्वायर k कैप। अच्छा, ये फंक्शन ऑफ t है तो अपन को t की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। अब t की वैल्यू पता कैसे करें, देखना 1 1 1 है, ये दिए, ये x y z दिए हैं, मतलब t की एक ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे, x y z की वैल्यू को। तो देखना, अगर x को 1 रखता हूं तो इससे क्या आ जाएगा, t बराबर 1, ठीक है, और y को अगर मैं 1 रखता हूं तो t स्क्वायर बराबर 1, मतलब t क्या हो सकता है, +1 और -1, ठीक है। अब z बराबर t क्यूब लेते हैं तो इसमें 1 रखेंगे तो टी क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब देखना, कॉमन वैल्यू लेनी जो कि तीनों को सेटिस्फाई करे, तो 1 1 1 टी की जगह रखोगे तो एक्स वाई जेड की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 1 आ जाएगी, यानी कि -1 को कर देंगे रिजेक्ट। तो बचा क्या अपने पास, टी बराबर 1, ठीक है। अगर ये जो मैंने बात बताई है इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना एक बार, ठीक है। तो dr अपॉन dt में अपन क्या कर देंगे, t बराबर 1 पुट कर देंगे। जैसे ही 1 को पुट करेंगे तो ये जो वेक्टर है अपना dr अपॉन dt क्या हो जाएगा, i प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2j हो गया, प्लस 3t स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 हो गया, तो ये अपना आ गया पोजीशन वेक्टर। अब अपन को भाई सब पता लग गया, वेक्टर पता लग गया जिसके डायरेक्शन में निकालना है, यूनिट वेक्टर अपन निकाल ही लेंगे, ग्रेडियंट एफ निकाल ही लेंगे, है ना। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, ग्रेडियंट एफ निकाल लेते हैं। ये वेक्टर अपन को दिया, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट क्या होता है, आई इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है।
प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ग्रेडियंट अपना आ जाएगा ये आई कैप इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जे कैप प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप 2 इंटू जेड वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस फंक्शन एफ का क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो ग्रेडियंट ले लेना और डॉट प्रोडक्ट कर देना किससे, यूनिट वेक्टर से। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। कई बार अपन क्या कर देते हैं, वेक्टर ले लेते हैं, उसका यूनिट वेक्टर नहीं ले पाते हैं, तो एक गलती वहां पे हो जाती है। तो क्या कर लो, जैसे ही वेक्टर यू फाइंड करा था वहीं पे अपन सीधे डायरेक्ट कर देंगे, यूनिट वेक्टर भी निकाल लेते हैं। तो ये तो अपना यू वेक्टर आया, आई कैप 2j कैप 3j कैप, है ना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लेंगे, इसके मैग्नीट्यूड का इसमें डिवाइड करके। ठीक है, अपन डायरेक्टली डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर आते हैं। तो ये सिंबल होता है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू। अच्छा, ग्रेडियंट एफ निकाल लिया अपन ने, डॉट करेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे। और यू अपन को पता है आई कैप 2j कैप 3k कैप। यूनिट वेक्टर लेना था तो इसके मॉड्यूलस का मैंने क्या कर दिया डिवाइड, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो 9 4 13 प्लस 1 14 और अंडर रूट आता तो अंडर रूट 14 हो गया। ठीक है, ये अपन ने निकाल ही लिया 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप। वो कैसे निकला दिखना, ये ऐसे निकल आएगा कि अपन ने क्या करा, ये अपन ने ग्रेडियंट फाइंड करा था। अब किस पॉइंट पे पूछ रहा है, एक्स वाई जेड जब क्या हो 1 1 1 हो, तो ये जो भी आया इसमें मैंने क्या कर दिया 1 1 इनपुट कर दिया, ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3। ठीक है, ऐसे ही 2 प्लस 1 ये 3 और 2 प्लस 1 ये 3, तो ये आ गया अपना 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप। ठीक है, अब ये अपना वेक्टर भी आ गया, बस क्या है डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, कंपोनेंट वाइज कराते हैं ना, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9, ऐड कर देंगे 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18 18 अपॉन रूट 14। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। तो अपना ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं ना यार, थोड़े कई बार क्या होते हैं ट्विस्टी हो जाते हैं, है ना। तो कोशिश यही करना, अगर समझ में आ रहा है तो करना, अदरवाइज मत करना, है ना। और अगर कर भी रहे हो तो जब टाइम बचे एट लास्ट में ही करना है इसको, है ना। साथ में करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ए एन एंड बी एन ऑफ रियल नंबर विद nth टर्म। ये दिया है ए एन इतना बड़ा सा, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 20 एन जो भी है, बी एन बराबर 2 cos n माइनस साइन एन, हैज हैव कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रहा है, नाइदर ए एन नॉर बी एन, ओनली ए एन, ओनली बी एन, बोथ ए एन एंड बी एन। तो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, मतलब कॉन्सेप्ट लगे हैं इसमें, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हैं इसमें, है ना। ओके, तो आप ट्राई करो इसको, मैं वीडियो को पॉज कर लेना पहले, ठीक है, और ट्राई करना। हिंट मैं दे देता हूं कि क्या होगी, बोल्ज़ेनो थ्योरम अप्लाई करना है इसमें। बोल्ज़ेनो थ्योरम ये कहती है कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो पक्का है कि उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। तो आप ट्राई करो कि इन सीक्वेंस को बाउंडेड कैसे भी दिखा लो। अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है जिसको बाउंडेड आप नहीं पा रहे हो, तब आप ये कंक्लूड नहीं दे सकते, कंक्लूजन नहीं दे सकते कि उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा। पर जिसके पास सीक्वेंस जो है बाउंडेड हो जाए, उसके पास तो पक्का ही कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अपन। तो ये एक स्टेटमेंट ये हो गया, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट। ठीक है, अब बाउंडेड दिखाने के दो तरीके हैं, या तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कर दो, या तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कर दो, लिमिट फाइनाइट आ गई तो आप कह देना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड हो जाएगा। बट इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट तो कहीं लग नहीं रहा कि मतलब कोई फाइनाइट लिमिट आ रही हो, है ना, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि इधर साइन एन का टर्म है ना, ये ऑसिलेट करेगा। अच्छा, इसमें देख लो, इसमें भी वही चक्कर पड़ जाएगा, तो वो तो आप कर नहीं सकते। तो देखना, एक तो बाउंडेड की डेफिनेशन अपनी क्या होती है कि अगर सीक्वेंस किसी नंबर के से छोटा हो जाए, मतलब सीक्वेंस का हर टर्म किसी नंबर के से छोटा हो जाए, तब बाउंडेड कहते हैं। या फिर अगर सीक्वेंस की मॉड्यूलस वैल्यू को आप के से छोटा करा दो तो क्या कह सकते हो, ए एन जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो अपन पहले बी एन को लेते हैं, ठीक है। तो देखना, बी एन को लेते हैं तो ये क्या हो गया, 2 cos n माइनस साइन एन, मैंने ले ली मॉड्यूलस वैल्यू, तो 2 cos n माइनस साइन एन की मॉड्यूलस वैल्यू। अब अपन जानते हैं कि साइन एक्स की मॉड्यूलस वैल्यू 1 से छोटी होती है, cos x की मॉड्यूलस वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है। रिप्लेस कर दिया। अब ये तो वो मॉड x माइनस मॉड y हो गया, तो मॉड x प्लस मॉड y में 2 जाएगा ना, और लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया। और ये भी वैल्यू किससे छोटी है, 1 से छोटी है, ये वैल्यू किससे छोटी है, 1 से, तो 1 1 क्या आ गया, ऐड हो गया। तो 2 इंटू 1 1 1 प्लस 1, मतलब bn की जो मॉड्यूलस वैल्यू आपने किससे छोटी करा दी, 3 से छोटी करा दी।
मतलब कि bn तो बाउंडेड हो गया। तो अपन बोल्ज़नो थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि हर बाउंडेड सीक्वेंस की क्या होती है, एक सबसीक्वेंशियल लिमिट होती है। मतलब एक ऐसा सबसीक्वेंस मिलेगा उस सीक्वेंस को जो कि क्या करता हो, कन्वर्ज करता हो। तो मतलब bn बाउंडेड है, इसका मतलब है bn के पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो गया होगा। अच्छा, ये b वाला तो bn तो आपने कर लिया होगा, है ना। an थोड़ा मजेदार है। an में मेरे को लगता है कर ही लिया होगा वैसे, और नहीं किया तो अपन देखते हैं कैसे होगा। देखना, इसमें ना दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है कि an तो दे दिया, ठीक। अब ना वही करेंगे अपन, मॉड्यूलस वैल्यू ले ली। अब साइन के अंदर का कोई भी टर्म है लेस देन 1 होता है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो सीधे सीधे क्या कर दिया अपन ने, 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो बचा क्या सीक्वेंस, एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 35, ठीक है। और डिवाइड में क्या बचा, एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आ गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस नंबर को किसी के से छोटा कैसे दिखाया जाए, इस नंबर को किसी नंबर के से कैसा छोटा दिखाया जाए। तभी तो मैं ये कहूंगा ना कि an इज लेस देन k, क्योंकि अगर ये किसी से छोटा है और उससे छोटा क्या है, ये an है, तो अपन कह देंगे an इज लेस देन k। तो वो देखने वाली चीज है। अब देखना, इस सीक्वेंस को एक अलग सीक्वेंस मान लो आप, ठीक। इस सीक्वेंस को एक अलग सीक्वेंस मान लो, vn मानना चाहो या bn मानना चाहो, जो भी मान लो, ये अपन ने ले लिया। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये थ्योरम होती है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो पक्का है कि बाउंडेड होगा। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड होगा। तो अपन ने इसकी लिमिट निकाल ली, लिमिट से ही तो पता लगे कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 35 डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हो गया। अच्छा जी, तो ये अपन ने एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया है ना, तो ये 20 बाई एन बचा, 35 बाई एन स्क्वायर बचा, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। जो एन स्क्वायर इससे लिया होगा कॉमन, ऊपर से जो एन स्क्वायर कॉमन लिया होगा वो दोनों हो गए कैंसिल। तो लिमिट क्या आ गई, 1। तो मतलब अपन ने ये कंक्लूड कर दिया भाई साहब, ये वाला जो सीक्वेंस अपन ने vn माना था, vn सीक्वेंस जो माना था वो है कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट हो गया तो बाउंडेड हो जाएगा। अगर बाउंडेड है तो पक्का है कि एक ऐसा k रियल नंबर को एग्जिस्ट करेगा, k जो कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये अपनी इक्वेशन 1 कॉमन है, ये रही कि कन्वर्जेंट हो गया तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड। तो इस इक्वेशन से मैंने लिख दिया और डेफिनेशन लगा दी किसकी, बाउंडेड सीक्वेंस की। ये किससे हो गया, के से छोटा हो गया। अच्छा, इतना पोर्शन के से छोटा हुआ है और इससे भी छोटा पोर्शन कौन सा है, ए एन, यानी कि ए एन इज लेस देन के। अब ए एन के से छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए एन इज बाउंडेड। मतलब के बिलोंगिंग टू एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिससे इसकी सीक्वेंस की मॉड्यूलस वैल्यू क्या है, छोटी है, लेसर है। तो ए एन इज बाउंडेड। अब ए एन बाउंडेड हो गया तो फिर लगा दो क्या, बोल्ज़नो थ्योरम। बोल्ज़नो थ्योरम ये कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। तो ए एन के पास भी क्या हो गया, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस पक्का मिलेगा। तो अब देखना, ए एन के पास भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, बी एन के पास भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। तो मतलब बड़ा ही लाजवाब है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है इसमें, है ना। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन इस्तेमाल हुई, बोल्ज़नो थ्योरम 2 बार लगी। तो मतलब एकदम लाजवाब क्वेश्चन था, है ना, और कॉन्सेप्चुअल था। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करने चाहिए अपन को। और मतलब ये क्वेश्चन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि थ्योरम्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कन्वर्ज करेगा। मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे ये पूछ रहा है, पाई आएगी, पाई अपॉन 2 आएगी, 0 होगी, या फिर डाइवर्जेंस यानी कि प्लस या माइनस इन्फिनिटी कुछ आएगी। तो यार है तो इम्प्रॉपर, पर एक काम उसने प्रॉपर कर दिया कि सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, नंबर मिलेंगे फ्री के। तो ये इम्प्रॉपर ने काम प्रॉपर कर दिया। चलो अपन देख लेते हैं कैसे होगा। कि इंटीग्रेशन दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब देखना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का तो इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ए। तो यहाँ पे ए क्या है अपना 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया, तो टेन इनवर्स एक्स हो गया। माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक इंटीग्रेशन, इन्फिनिटी तक बस लिमिट्स पुट करनी है अपन को। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, अपन को पता है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है एक्स का जब डोमेन में आ रहा हो, तो ये माइनस का साइन कहाँ आ जाता है, बाहर। तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये जो टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट है इसको आप क्या कर सकते हो, बाहर ले आओ, तो पाई ये जाएगा प्लस, प्लस का साइन लगा दिया मैंने। अच्छा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2, क्योंकि टेन पाई अपॉन 2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, या फिर नॉट डिफाइंड। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो पाई अपॉन 2 प्लस टेन इनवर्स इनफाइनाइट,
ठीक है, ये वाला प्लस आ गया, इसकी वजह से ये माइनस बाहर आ गया था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 क्या हो गया, पाई। तो ना करेक्ट आंसर क्या हो गया, पाई, तो कन्वर्जेस टू पाई, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, जी ऑफ एक्स क्या दिया अपन को, मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, और फंक्शन डिफाइंड कैसे है, एक्स नॉट इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड है, मतलब 1 जो है डोमेन में नहीं है। अच्छा, तो डोमेन में नहीं है, तो बोथ एफ एंड जी हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, बोथ एफ एंड जी हैव जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1, एफ हैज रिमूवेबल एंड जी हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एंड जी हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, तो मतलब एफ और जी के बारे में पूछ रहा है, किसके पास रिमूवेबल टाइप होगी या और किसके पास जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी। पॉइंट क्लियर कर दिया कि एक्स बराबर 1 पे अपन को चेक करना है, ठीक है। तो देखना ये वाला फंक्शन थोड़ा इजी है, तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मॉड्यूलस के लिए फंक्शन को अलग से बाद में डिफाइन कर देंगे। चलिए, तो पहले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी समझ लेते हैं क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी और बराबर भी होंगी, मतलब LHL RHL एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, बट जो लिमिट आएगी फंक्शन की वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, ठीक है। और इनकेस अगर फंक्शन मतलब उस पर डिफाइंड ही नहीं है, तो आप ये कह दोगे ना एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उस पॉइंट पे, है ना। जैसे कि अबव का केस अपन ने लिया ना, एक्स नॉट इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन करा है, तो ये वाली भी डेफिनेशन इक्विवेलेंट है, आप ये भी लगा सकते हो। और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा कि लिमिट के बराबर नहीं होगी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट ए पर। अच्छा, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, जंप टाइप में ये हो जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी बट इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। और जो इस जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी को कुछ बुक्स में फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है ना, ये चीज बुक से वेरी करती है वैसे, ठीक है। लेकिन जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी के लिए यही डेफिनेशन है जो चल रही है हर जगह। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं ना, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, डोमेन अपन को क्लियर हो गई कि रियल नंबर माइनस अपन ने 1 कर दी, मतलब 1 पे डिफाइन नहीं है। अच्छा, तो लिमिट कैलकुलेट कर लो, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1, तो देखना 1 जैसी आप पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, क्या आ गई, इंडेटरमिनेट फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म गई। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दें और लिमिट निकालें, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कंडीशन ये होती है कि आप जिसको भी जब डिफरेंशिएट करें पहले देख लें कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस है 1 बराबर पे 1 पे ये भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और रूल को लगा सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, नीचे का क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 आ गया, तो x को 1 जैसे ही रखोगे आप क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 1, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गई लिमिट आ गई 2। तो क्लियरली जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करेंगी और क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कहीं की, रिमूवेबल की। अच्छा, और देखना अगर आप चाहो तो ना LHL अलग से निकाल लेना, RHL निकाल लेना, लेकिन एग्जाम में आप इतना तो नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको जल्दी करना है क्वेश्चन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखना डोमेन एफ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब एफ ऑफ ए पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, LHL RHL एग्जिस्ट कर रही है, बराबर भी आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना 1 पर। तो आप ये कह सकते हो कि फंक्शन एफ के पास कैसी है, डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल टाइप है। अब आप इसको रिमूव कैसे करोगे, अगर रिमूव करना है तो एफ ऑफ एक्स ले लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 होगा। अच्छा हाँ, यह 1 दे दिया है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, एक्स नॉट इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 आएगा और इधर x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने x इक्वल टू 1 पे डिफाइन कर दिया फंक्शन को, तभी तो रिमूव कर रहे हो उसकी डिसकंटिन्यूटी को, तो इधर x बराबर 1 होगा और इधर x नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो 2 डिफाइन कर दिए तब ये कंटिन्यूस बन जाएगा, तो इसमें होगी रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब आते हैं मेन उस पर g ऑफ x, इसमें थोड़ा सा खेल है कि मॉड्यूलस है। अब देखना g ऑफ x से x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अंदर मॉड्यूलस के, x माइनस 1 x प्लस 1, मतलब 2 मॉड्यूलस वैल्यू हैं, तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। तो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से। देखना g ऑफ x ये दिया x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 x प्लस 1 मॉड्यूलस के अंदर, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है मॉड्यूलस, तो अपन ने अलग कर दिया x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1।
मतलब अब जो g ऑफ x है उसकी डेफिनेशन जो है उसको डिफाइन करना चाहते हैं अपन तो क्या होगा, इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है ना। तो अपन इसको डिफाइन कर लो, इसको डिफाइन कर लो, फिर उसके हिसाब से फंक्शन को सोल्व करके अलग अलग पॉइंट्स पर निकाल देंगे। तो मॉड्यूलस x माइनस 1, अब मॉड्यूलस का तो आपको पता है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए अपन पॉजिटिव लेते हैं और x लेस देन 0 के लिए नेगेटिव लेते हैं। तो ये अंदर वाले पोर्शन को जब आप 0 के बराबर कराओगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए तो x माइनस 1 प्लस साइन आएगा, ठीक। और x लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 है, अगर x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होती है या फिर बराबर हो जाती है तो इधर साइन आ जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। अगर इसकी वैल्यू x प्लस 1 की वैल्यू लेस देन माइनस 1 हो जाती है तो ये आ जाएगा माइनस x प्लस 1। इसको आप नोट कर लेना है ना, तो अगली स्लाइड पे ये चीज काम आएगी, ठीक है। अब अपन g ऑफ x को डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, अब देखना, एट x बराबर 1 अपन को डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है। g ऑफ x ले लिया, अब देखना ये x माइनस 1 x प्लस 1 कैसे होगा, देखना ऊपर ही है मॉड्यूलस, तो उसको अपन चेक कर लेते हैं। देखना x बराबर 1 पे चेक करना है तो उससे बड़ी वैल्यू पे, उसके बराबर पे और उससे छोटी वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है। x बराबर 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इन दो पे डिपेंड कर रहा है, तो x बराबर मतलब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो देखना x की वैल्यू यहाँ तो 1 के बराबर है, यहाँ 1 से बड़ी है, तो आप क्या ले लोगे, मॉड्यूलस x माइनस 1 को x माइनस 1, ठीक। अब देखना ये वाला जो फंक्शन है ना, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ये कैसे डिफाइन करा है, x ग्रेटर देन माइनस 1, मतलब माइनस 1 से बड़े हर नंबर के लिए इसको डिफाइन करा गया, किसको, इस तरीके से। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि माइनस 1 से बड़ा है, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि माइनस 1 से बड़ा है, तो आप इसमें कौन सी ले लोगे, ये वाली डेफिनेशन ले लोगे। तो x माइनस 1 x प्लस 1 ले लिया, अच्छा ठीक है, लिख लिया x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे अपन, तो क्या आ गया, x प्लस 1 जब x की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 1 थी, ठीक है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट केस है, x लेस देन 1, और यहाँ पे ये वाला रेस्ट्रिक्शन अपन ने क्यों लगाई वो अपन समझते हैं, देखते हैं। x लेस देन 1 के लिए तो अपन को ये मॉडुलस वाला फंक्शन ऐसे डिफाइन करा है, चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। x लेस देन 1 के लिए, अच्छा अब यहाँ पे 1 तो कहीं दिख नहीं रहा, माइनस 1, तो x लेस देन 1 के लिए ले रहे हो तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 से छोटा हर नंबर, 1 से छोटा हर नंबर है ना। लेकिन 1 से छोटा एक नंबर ऐसा आ रहा था माइनस 1, वहां पे देखना इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई, इस फंक्शन में बदलाव आ गया, है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस 1 पे भी फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या करा, x लेस देन माइनस 1 के लिए तो ये ले लिया इसकी डेफिनेशन, राइट। अब जैसे ही x लेस देन 1 को अपन ढूंढ रहे हैं तो अपन को कौन सा पोर्शन लेना है, 1 से लेकर माइनस 1 का वो पोर्शन लेना है, ठीक है, जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो। तो 1 से छोटा और माइनस 1 के बराबर और उससे बड़ा, मैं रिपीट कर रहा हूं क्या, कि 1 से छोटा और माइनस 1 से बड़ा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइनस 1 पे ये वाला जो फंक्शन है ना अपना, कौन सा वाला, माइनस 1 पे ये मॉड्यूलस x प्लस 1, इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसीलिए अपन ने यहां पर क्या ले लिया, माइनस 1 लेना पड़ा। और फिर x लेस देन माइनस 1 लेने का तो कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि अपन को x बराबर 1 पे ही तो चेक करना है, तो वो दो केस बन गए, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1, ठीक है। तो वो दोनों फंक्शन अपन ने ले लिए, क्या कि मतलब x लेस देन 1 के लिए तो ये वाला आ गया माइनस x माइनस 1, और क्या कहते हैं, x लेस देन 1 के लिए अपन ने ये वाला ले लिया, ठीक है, कौन सा, माइनस सॉरी कौन सा हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा अपना, ठीक है, ये वाला आ जाएगा ना, ये वाला, क्योंकि माइनस 1 से बड़े के लिए अपन फाइन कर रहे हैं, तो ये वाला आ गया, राइट। तो ये x प्लस 1 का 1 हो गया और वो माइनस x माइनस 1 हो गया। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा माइनस x प्लस 1, क्या आ गया, माइनस x प्लस 1। अच्छा अब तो क्लियर हो गया सब काम। x ग्रेटर देन 1 के लिए ये डेफिनेशन होगी, माइनस x प्लस 1 पे ये डेफिनेशन हो गई। अब आप क्या कर लो, लिमिट x, ये एलएचएल निकाल लो, 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स करोगे तो उस पर कौन सा फंक्शन डिफाइन है, लेस देन 1 के लिए ये वाला। लिमिट कैलकुलेट करोगे क्या आ गई, -2 आ गई। और x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव करोगे, मतलब राइट हैंड लिमिट ले रहे हो, तो एफ ऑफ एक्स हो गया। और 1 प्लस यानी 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन था, ये वाला, ये हो गया x प्लस 1। लिमिट कैलकुलेट करोगे 2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, बट आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, दिस इंप्लाइज जम डिसकंटिन्यूटी,
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया कि मतलब जी के पास तो जंप डिसकंटिन्यूटी है और एफ के पास कैसी आ गई, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा, एफ हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड जी हैज रिमूव